हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक नया टॉपिक जिसका नेम है यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम यूनिकनेस जो थ्योरम है स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की यूनिकनेस थ्योरम कहती है कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लाप्लास इक्वेशन एंड पॉइसन इक्वेशन, जहां हमने देखा कि जो लाप्लास इक्वेशन होती है वो डेल स्क्वायर वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई एक सरफेस ले लेते हैं या एक वॉल्यूम ले लेते हैं, अगर इस वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं है तो आप लोगों को पता है कि लाप्लास की इक्वेशन से डेल स्क्वायर वी का जो मान होता है वो कैसा होता है बच्चों, ज़ीरो होता है। इसके अंदर अगर आप लोग लाप्लास की इक्वेशन लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हमको हमेशा कैसी मिलती है, जीरो मिलती है। और अगर आप इससे बाहर आते हैं या इससे अंदर जाते हैं तो इसका जो मान होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ये कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं शो करता। तो जब आप इसकी सरफेस पर अगर वैल्यू देखते हैं, अगर हम इसकी सरफेस पर वैल्यू देखते हैं तो हमें उसकी सरफेस पर, यानी कि उसकी बाउंड्री बोल सकते हैं हम इसको, यहाँ पर इसकी सरफेस पर या इसकी बाउंड्री पर हम वैल्यू देखते हैं तो हमें वो वैल्यू एक यूनिक वैल्यू नज़र आती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो वाली वैल्यू हमें हर टाइम हर सिचुएशन के लिए एक सेम वैल्यू नज़र आती है। तो किसी वॉल्यूम के अंदर उसका लाप्लास इक्वेशन ज़ीरो होता है और अगर इसके बाउंड्रीज़ पर, उसकी सरफेस पर अगर आप लोग उसका पोटेंशियल देखते हैं, वो किसी भी फंक्शन का हो, वो हमें हमेशा इक्वल मिलता है। राइट। तो स्टूडेंट, ऐसी थ्योरम को, ऐसे कंडीशन को सॉल्व करने के लिए इसके पास में एक और एक ही सॉल्यूशन होता है और वो सॉल्यूशन एक यूनिक होता है। इसी वजह से हम इसको यूनिकनेस की थ्योरम बोलते हैं। राइट। तो यूनिकनेस थ्योरम हमारा क्लियर हो चुका है कि अगर हमने किसी भी वॉल्यूम को लिया, उस वॉल्यूम के अंदर लाप्लास का जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है और मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू नहीं शो करता पोटेंशियल, और इसके सरफेस पर आप लोगों को इसकी वैल्यू फिक्स मिलती है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए, इसके लिए हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक मेथड होता है या फिर एक ही यूनिट सॉल्यूशन होता है। इस वजह से हम इसको यूनिकनेस की थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं एनी सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन दैट satisfy the same boundary conditions must be the only solution regardless of the method used. This is known as the uniqueness theorem. राइट। तो ये हमारी क्या हुई, यूनिकनेस की थ्योरम। वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इसका मतलब क्या होता है। आइए हम इसका प्रूफ करते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए हमने देखा कि प्रूफ करने के लिए हम इसमें दो कंडीशन मान लेते हैं। सपोज़ कीजिए जैसे कि अगर हमारे पास में ये पोटेंशियल V माना हुआ है, हम इसकी सरफेसेस पे क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ मान लेते हैं, लाइक V1 और एक माना मैंने क्या, V2 मान लिया। ये हमने अपने अकॉर्डिंग मान लिया, एज्यूम कर लिया। राइट, कि दो अलग अलग हैं।
स्टूडेंट, हम यूनिकनेस की थ्योरम से जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है अंदर के लिए, चाहे वो डेल स्क्वायर v1 हो, कुछ भी हो, ज़ीरो आना चाहिए और बाहर इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये v1 और v2 है ना, तो ये अगर बाहर कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उस यूनिकनेस की थ्योरम को हम यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं बाई contradictory method, we assume that there are two solutions v1 and v2 of Laplace equation both satisfies the boundary conditions। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर दो वैल्यूज़ मानी है। एक तो मानी है v1 r वेक्टर, मतलब अगर ये r डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, और एक मानी है v2 r वेक्टर। ठीक है, हम सिर्फ v1 और v2 की ही बात करेंगे अभी। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी पोटेंशियल है, अगर उसका अंदर देख रहे हो तो उसका डेल स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, ज़ीरो होगा। इसको हम लाप्लास में पढ़ चुके हैं। अगर वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो लाप्लास की इक्वेशन की वजह से उसके अंदर की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ज़ीरो होगी। सो हम कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर v1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये किसके लिए है, इनसाइड है। और हम कह सकते हैं दूसरा, डेल स्क्वायर v2 बराबर में ज़ीरो ले लिया। ठीक है, इसमें अब इसमें हम दूसरा मानते हैं। ये वाली बात तो कर ली हमने, कहाँ के लिए, इनसाइड के लिए बात की है। अब हम बात कर रहे हैं सरफेस के लिए। सरफेस में आपको कहा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा कुछ नहीं होती है, हमेशा इक्वल रहती है, लाइक vs रहती है। ठीक है, तो अगर मैं जो v1 वाली कंडीशन मानी है उसका सरफेस में देखती हूँ तो हम कहेंगे कि जो v1s है वो किसके इक्वल है, vs की है। मतलब ये अगर हमने पहले से vs माना है तो अभी ऑब्वियस ही बात है कि इस वाले का सरफेस इसके बराबर होगा, इसका भी सरफेस इसके बराबर होगा। तो नेक्स्ट में हम मानेंगे क्या, v2s इज इक्वल टू ऑल्सो vs, और ये वाली कंडीशन किसके लिए है हमारे पास में, सरफेस के लिए है। अब ये हमने दो वॉल्यूम में दो पोटेंशियल की वैल्यू मानकर अलग अलग वैल्यूज़ को राइट डाउन कर दिया है। अगर सपोज कीजिए हम यहाँ पर एक नई वैल्यूज़ मानते हैं और हम उसको कहते हैं v3 कहते हैं। ठीक है, अगर हमने एक नई वैल्यू मानी, किसको, v3 को, ये इनसाइड है, ये सरफेस पर है। v3 अगर हम मानते हैं, हमने उसको मन से माना, इसके अंदर कोई अलग से एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू v3 है और जिसका मान लेट कर लिया कितना है, v1 माइनस v2 है। ये हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको कह के अगर हम सबसे पहले इसका इनसाइड निकालते हैं v3 का, तो आप क्या कहेंगे। अब इसका डेल स्क्वायर देखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है डेल स्क्वायर, आपको मालूम है सबका इनसाइड डेल स्क्वायर कैसा है, ज़ीरो है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर v1 माइनस में v2 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। या इनको अलग अलग लिख देते हैं, डेल स्क्वायर v1 माइनस डेल स्क्वायर v2। अब ये वाली कंडीशन हुई किसके लिए, अंदर के लिए। अब यहाँ डिस्कस करते हैं एट बाउंड्री कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो अब बाउंड्री की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ से देखो v1s v2s बराबर किसके है, vs के हैं। साफ पता चल रहा है v1s v2s किसके बराबर हैं, vs के हैं, राइट। सेकंड थिंग, हमको बाउंड्री कंडीशन देखनी है अगर v3 के लिए, तो v3 क्या है, v1 माइनस v2 है। तो इसको हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि v1
एस माइनस में V2S बराबर किसके आ जाएगा, ये भी VS के बराबर आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। अभी V1 माइनस में V2 जैसे कि V3 है, यहाँ पर ये VS है, सरफेस के लिए आ रहा है, बाहर के लिए, क्योंकि हम जानते हैं बाहर इसका सबका मान कैसा होगा, VS के अकॉर्डिंग होगा, राइट। अब हम कंडीशन ये वाली लेकर स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि डेल स्क्वायर V1 माइनस V2 का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर वो 0 की वैल्यू के इक्वल है तब तो ये हमारा जो यूनिकनेस की थ्योरम है वो करेक्ट है, अदरवाइज नॉट करेक्ट। सो नाउ वी टेक डेल स्क्वायर V1 माइनस V2, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं क्या, एक टर्म लिखते हैं यहाँ पर कि डेल डॉट वी डी वेक्टर। इसमें ये हमारा माना हुआ फंक्शन है। यहाँ जो डेल है वो आप जानते ही हैं ग्रेडियंट फंक्शन है। यहाँ जो वी है वो एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे ये जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये लगाई हुआ है वेक्टर और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर आप इसको डेल को सॉल्व करते हैं किसी स्केलर और वेक्टर के साथ में, तो आप देखते हैं कि ये वेक्टर तो बाहर आता है, ये आएगा डेल डॉट में डी वेक्टर प्लस फिर ये क्या लिखते हैं हम, डी वेक्टर, और ये कितना आ जाएगा, डेल वी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक फार्मूला होता है जहाँ हमने इसको क्या किया है, फार्मूले के अंदर फंक्शन के लिए लेट किया है स्केलर और वेक्टर फंक्शन के फॉर्म में, जहाँ हम कह सकते हैं कि डी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास और जो वी है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर डी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि डेल V1 माइनस में V2, जो कंडीशन हम लास्ट में से लेके चल रहे हैं, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं डेल VD, मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ जो V है वो क्या है आपके पास, V1 माइनस में V2 फंक्शन के फॉर्म में है। अब इस वाली वैल्यू को अगर हम यहाँ रखते हैं तो आप देखेंगे कि डेल डॉट VD वेक्टर बराबर, इसको अब हम इसमें लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम इसको, ये हो गया डेल V कितना है, V1 माइनस V2 अगेन डेल, और ये कितना है V1 माइनस V2। अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ये वाली टर्म लिखेंगे और इस टर्म को लिखते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या बनती है, V1 माइनस V2, पहले V आया फिर डेल आया डॉट डी वेक्टर, डी क्या है, डेल है, तो डेल V1 माइनस V2 और प्लस फिर क्या आएगा, डेल आया V1 माइनस V2 आएगा, फिर लगा हुआ है यहाँ पे डॉट और ये क्या है, डेल V, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल V1 माइनस में V2 के फॉर्म में लिख दिया। ये इक्वेशन फॉर्म को इस तरीके से ओपन हमने कर दिया। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये जो फंक्शन है डी वेक्टर डेल V1 माइनस V2, तो ये क्या है हमारे पास में, एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ये क्या है आपके पास में, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम यहीं से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका इंटीग्रेशन लेने पर ये फंक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। पूरे वॉल्यूम के लिए ले लेते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास में, डेल डॉट V1 माइनस V2 डेल V1 माइनस V2, ये कितना आ गया वॉल्यूम, और यहाँ लगा दिया क्या, dV इज इक्वल टू V1 माइनस V2, ये क्या बन गया, डेल का स्क्वायर V1 माइनस V2, और यहाँ आ गया क्या, dV प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में, V डेल V1 माइनस V2, और देखो ये दोनों ही फंक्शन एक जैसे हैं, इस वजह से हम यहाँ लगा देते हैं मॉड ऑफ स्क्वायर dV, ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। अब स्टूडेंट वही वाली बात अभी कि ये तो वेक्टर है और ये क्या है, ये वाली टर्म क्या है आपके पास में, स्केलर है, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सबसे पहले
हम इसके अंदर LHS को लेके चलते हैं, ठीक है, इस टर्म को लेके चलते हैं। तो LHS को लेके चलने पर हमें यहाँ से दिख रहा है ये वॉल्यूम के कंडीशन में है, और फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम जानते हैं कि जो गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम होती है वो आपको कहती है क्या कि डेल डॉट डी वेक्टर dv बराबर किसके होता है, अगर ये वॉल्यूम में है तो सरफेस डी वेक्टर डॉट में ds वेक्टर के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम ये वॉल्यूम की कंडीशन में है जहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी डी वेक्टर कौन है, v है, s जो है उसको हम स्केलर को बाहर ले लेते हैं, तो इसको सरफेस के फॉर्म में चेंज कर देंगे, राइट। तो सरफेस के फॉर्म में चेंज करने पर ये क्या बनेगा, ये देखो ऐसे बना, इसका स्केलर बाहर आ गया, वो कितना है v1 माइनस v2, ये क्या है इसका वेक्टर है, तो ये क्या अंदर ले लेंगे डेल v1 माइनस v2, और ये कितना आ गया डॉट ds वेक्टर। अब स्टूडेंट ये जो इंटीग्रेशन है उसको v1 माइनस v2 डॉट ds वेक्टर तक कर रहे हैं, लेकिन इसी कंडीशन में आप लोग ये भी जानते हैं, अगर हम लिखते हैं कि v1 इसका सरफेस में देखना है, इसका भी सरफेस पर देखना है, और अब अभी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो v होता है वो फर्स्ट सरफेस हो चाहे टू सरफेस हो चाहे कोई सी भी सरफेस हो, इसकी वैल्यू कैसी है हमारे पास, सेम है। तो हम अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेम सरफेस के लिए तो आने वाली वैल्यू आपके पास कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस वजह से हमारा LHS क्या बन चुका है, 0 बन गया है, राइट। तो यहाँ तक आपको इसमें कंप्लीट हो चुका होगा कि हमने कुछ नहीं किया, एक फंक्शन माना जिसमें हमने लेट कर लिया इनकी ये टर्म्स को, देन इस वाली वैल्यू को ओपन किया, और ओपन करने पर हमने देखा ये स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हमने कहा कि जब इसको इंटीग्रेशन करना है सरफेस के लिए, बट सरफेस की वैल्यू है वो फर्स्ट और सेकंड वाले के लिए सेम है, इस वजह से इसका टोटल वैल्यू कैसी हो जाती है, 0 हो जाती है, राइट। तो इसके बाद में जब हमारा LHS की वैल्यू आ गई यहाँ से 0, अब यहाँ से इसकी वैल्यू तो हो गई 0, अब हमें इसकी टर्म को यूज़ करना है एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स हम इसके RHS की तरफ ध्यान देते हैं, तो ये वाली टर्म आई आपके पास में, इस टर्म में से ये आपके पास 0 हो गई। अब हम इसके ध्यान देते हैं RHS की वैल्यू पे। अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ से सीधा ही लिख लेते हैं, देखिए ये v1 माइनस v2 डेल स्क्वायर v1 माइनस v2 dv, इसको अगर ध्यान देते हैं तो ये क्या है, डेल स्क्वायर v1 माइनस v2, और आप जानते हैं कि ये लाप्लाशियन बन रहा है, जैसा कि डेल स्क्वायर v हमारे पास में हमेशा 0 था, ठीक है। तो इसका भी अगर स्क्वायर करते हैं, लाप्लाशियन करते हैं, तो ये कैसा है, 0 है। तो ये टर्म आपके पास पूरी कैसी हो गई, 0। अब सिर्फ हमारे पास में ये टर्म रह गई है, तो हमने लिखा हमारा को, हमें ये यहाँ पे 0 है, 0 इज इक्वल टू, इसको एज इट इज़ वॉल्यूम मॉड ऑफ डेल v1 माइनस v2 का मॉड का स्क्वायर, और ये क्या आ गया, dv वॉल्यूम के लिए। इसमें इस टर्म को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता ये है कि इसके पास में 2 कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि यदि इसका जो इंटीग्रल है वो कैसा हो जाए, 0 हो जाए। क्या 0 हो जाए, इसका पूरे का इंटीग्रेशन 0 हो जाए। इंटीग्रेशन मतलब इसका ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, राइट। मतलब ये 0 के इक्वल है, तो 2 कंडीशन की वजह से 0 हो रहा होगा, या तो ये इसके 0 के बराबर हो जाए, या फिर सेकेंड हो सकती है आपके पास में इंटीग्रल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन में आपको सेम मिले, ठीक है। मतलब कि सेकेंड कंडीशन हो सकती है, जैसे अगर मैं एक फंक्शन मानूं, ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ रीजन में तो पॉजिटिव मिल रही है, नेक्स्ट हाफ रीजन में ये नेगेटिव मिल रही है, ठीक है।
तो इसका टोटल कैसा हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये v1 माइनस v2 कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास में। क्लियर। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, तब भी इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है स्क्वायर। ये पॉजिटिव है तब भी इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है, अगर हम इसकी ये वाली बात समझते हैं क्या, कि इंटीग्रल इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन सेम रीजन, तो इसमें ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करती है, लेकिन ये कर सकती है। ये क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ क्या है, स्क्वायर के टर्म में है। तो हमने इसको क्या लिखा, अगेन ये इंटीग्रेशन कैसा हो गया, 0। तो आपके पास सिर्फ ये कंडीशन बच गई। तो हमने यहाँ लिखा सो डेल v1 माइनस v2 इसका मॉड स्क्वायर कैसा हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और जब ये 0 हो गया तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना बन गया, डेल v1 माइनस v2 बराबर 0। जिससे क्या पता चलता है, अगर ये वैल्यू 0 हो गई है तो मतलब अगर ये डिफरेंशियल इसका 0 है तो अंदर वाली टर्म कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशियल कैसा होता है, 0। अतः v1 माइनस v2 कैसा है, 0 है। जिससे हम कह सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू किसके है, v2 के है। क्लियर। तो हमारी कंडीशन ये थी कि हम यूनिकनेस की थ्योरम में यही फाइंड आउट करना चाहते थे कि v1 जो है वो v2 के कैसा है, इक्वल है। और हमने वही देखा कि उन दोनों कंडीशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आने वाली टर्म जो है v1 इज इक्वल टू किसके आती है, v2 के इक्वल आती है, राइट। तो ये क्या है, यूनिकनेस की थ्योरम है, जिससे पता चलता है कि लाप्लास को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है। ओके, थैंक यू। तो v1 इज इक्वल टू v2 आया।